role. So in cooperative society, the power to take decision lies in the hand of an elected managing committee. ओके तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी पावर होता है डिसीजन लेने का, वो क्या होता है, जो भी इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है उन्हीं के हैंड में होता है. द कमेटी इज़ इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय द मेंबर्स. जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, बाय द वोटिंग, कि वहाँ पे वोटिंग होती है थ्रू विच the members of the committee has been selected. Next one is service motive. So the main objective of the cooperative society is to provide service to its member. ठीक है, जो मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बट दे आर वांट टू प्रोवाइड द म्यूचुअल हेल्प. द अर्निंग प्रॉफिट इज़ द सेकेंडरी मोटिव. प्रॉफिट अर्न करना उनके लिए क्या होता है, सेकेंडरी मोटिव होता है, नॉट द मेन मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. उनका मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज इक्वल वोटिंग राइट्स. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वर्क किसके साथ करती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मीन्स वन मैन वन वोट. एक सिंगल मैन है वो सिंगल वोट ही दे सकता है. सो ऑल द मेंबर्स गेट ओनली वन वोटिंग राइट. कि हर एक मेंबर, जो ऑल द मेंबर्स हैं उनके पास एक ही वोटिंग राइट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, कि जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. द रिच मेंबर बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स. अब जैसे जो रिच मेंबर हैं वो क्या है, ज़्यादा शेयर्स उसमें शेयर किए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि कैन नॉट डिक्टेट देयर टर्म्स, उनके टर्म्स को सारा डिक्टेट कर सकते हैं. अ पर्सन हु हैज़ 100 शेयर्स एंड अ पर्सन हु हैज़ 10 शेयर विल गेट वन वोटिंग राइट ओनली. अब कोई भी पर्सन है, कोई रिच मेंबर है, उसने क्या है 100,000 शेयर्स को परचेज़ किया है, और कोई पर्सन है वो बस 10 शेयर को परचेज़ किया है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो ज़्यादा शेयर्स को इन्वेस्ट किया है या लिया है तो उसको वोटिंग राइट ज़्यादा होगी, चाहे दोनों को ही वोटिंग राइट क्या होगी, एक ही होगी. नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन द वोटिंग स्टेटस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द व्हाट आर दीज मेरिट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिकल फंक्शनिंग, support from government, easy to form one membership. Okay, so we will start with the equality in the voting status. So the cooperative society work with the democratic system. जो भी cooperative society होती है वो एक डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ काम करती है. दे आर बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट. वो लोग ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये इस प्रिंसिपल पे बेस होता है कि वन मैन है तो वो वन वोट ही देगा. ऑल मेंबर हैव इक्वल राइट. सारे जो मेंबर हैं उनके पास इक्वल राइट होती है, एंड इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. और उनके पास इक्वल चांस भी होती है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. ठीक है, जो भी जितना भी वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं. नेक्स्ट वन इज ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेसिकली जितना लिमिट अकाउंट या जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वोटिंग राइट भी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है. बट यहाँ पे क्या है कि वन मैन वन वोट ही होगा. नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. जो भी लायबिलिटी होती है मेंबर्स की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में इज़ लिमिटेड, वो लिमिटेड होती टू द एक्सटेंट, उस एक्सटेंट तक कि जितना भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन में. एट द टाइम ऑफ लॉसेस द क्रेडिटर्स कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर. अगर लॉस हो जाता है तो जो भी क्रेडिटर्स हैं वो किसी भी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी. कि किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दैट ही और शी इज़ नॉट कैपेबल टू पे द ऑल द डेथ,
एंड इनकैपेबल है वो, तो कोई भी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे इसका अफेक्ट नहीं होगा। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ स्टेबल एंड कंटिन्यूअस लाइफ। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ है वो क्या है, स्टेबल है और वो कंटिन्यूअस है। इट में कंटिन्यू फॉर एवर एंड एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या है, एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। So the operation of cooperative organization is quite economical. जो ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, इकोनॉमिकल है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ। कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करता है, मेंबर्स ही करते हैं। वाइल परचेजिंग गुड और रॉ मटेरियल मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड। कि कोई भी अगर गुड्स को परचेज करना है या कोई रॉ मटेरियल को परचेज करना है, तो जो भी मिडिल मैन है, मिडिल मैन आपके क्या कौन से होते हैं, होलसेलर और रिटेलर, उनको क्या है, उनको एलिमिनेट किया जाता है सो दैट दे कैन गेट द रॉ मटेरियल, और वो ईजिली क्या है रॉ मटेरियल को ले लें एंड गुड्स एट द लो कॉस्ट। कि रॉ मटेरियल और गुड्स को वो लो कॉस्ट में ले लें। बस अगर वही क्या है आपका होलसेलर और रिटेलर से होके जाता है तो वही जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जो भी मिडिल मैन है उनको एलिमिनेट किया जाता है। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक। जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोग लार्ज स्टॉक को मेंटेन नहीं करते हैं। ड्यू टू कैश ट्रेडिंग दे आर नो बैड डेट्स। कि वो लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो भी क्या है, कैश में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैड डेट की भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कोई पर्सन और मेंबर क्या है वो सारे लोन को पे नहीं कर पाए। देयर इज़ सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। इसमें ये भी चांसेस है कि ये क्या एडवर्टाइजिंग नहीं करनी पड़ती, एडवर्टीजमेंट नहीं होता और सेलिंग एक्सपेंसेस भी नहीं होता। तो ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, स्टेबल है एज वेल एज इकोनॉमिकल है। नाउ द नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। द ऑपरेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट इकोनॉमिकल। कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, बहुत इकोनॉमिकल है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स देमसेल्फ। Okay, we have already discussed this one. Okay, next one is support from the government. The cooperative organization get various benefits from the government. जो cooperative organization होती है वो क्या है, बहुत various benefits उन्हें कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है। The government provide various concession and rebate in the taxes. जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेशन और डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करती है टैक्सेस में। These organization can get raw material etc. at the सब्सिडाइज्ड रेट। ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉ मटेरियल क्या है, सब्सिडाइज्ड रेट में, मीन सब्सिडी में वो सारे को मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफर्स लोन एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है, लोन भी ऑफर करती है एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है ऑन द ईजी टर्म्स एंड कंडीशन। और जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वो भी बहुत सिंपल और ईजी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म। So the formation of cooperative organization is very simple process. जो formation है cooperative organization का वो बहुत ही simple है। Only 10 adult member having common interest are required to form it. उसमें क्या है, 10 adult member चाहिए जिसके interest क्या हो, common हो। वैसी person और member की requirement है। The registration procedure for cooperative organization is very simple and does not involve any legal formality. ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो भी बहुत सिंपल है और कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें नीड नहीं। नेक्स्ट है आपका ओपन मेंबरशिप। एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मेंबर जिसका क्या हो, कॉमन इंटरेस्ट हो, वो क्या है, मेंबर बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है। द पर्सन कैन ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वेन एवर दे डिज़ायर सो। ठीक है, कोई भी पर्सन ज्वाइन भी कर सकता है और लीव भी कर सकता है जब भी उसको डिज़ायर है। जब उसे है कि उसे एंट्री लेना है तो एंट्री भी कर सकता है, और वो जब उसको लेफ्ट करना चाहता है ही और शी कैन ईजली लेफ्ट दैट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज
Now the next one is demerits and the disadvantages of the cooperative organization. First one is limited capital. Limited capital, inefficient management, lack of secrecy, excessive government control, difference of opinion or conflict among the members. So first one is limited capital. So the cooperative organization is formed by the people. जो cooperative organization होता है उसे कौन फॉर्म करता है? people फॉर्म करते हैं who have limited resources, जिनके resources क्या होते हैं? limited होते हैं, and there is no compulsion to contribute some minimum amount of capital to become a member. और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपल्शन भी नहीं है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा टू बिकम अ मेंबर बनने के लिए. द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट ऑल्सो डिस्करेज पीपल टू इन्वेस्ट मोर. ठीक है, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वन मैन वन वोट ही करता है, ये डिस्करेज करता है पीपल को टू इन्वेस्ट मोर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में. सो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज फेस अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ही शॉर्टेज फेस करती है कैपिटल की ड्यू टू लो रेट ऑफ रिटर्न. जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिटर्न वापस मिलता है, उसमें भी क्या है? बहुत कमी है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है. नेक्स्ट वन है आपका इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. सो द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय इट्स मेंबर ओनली. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसे कौन मैनेज करता है? इसके मेंबर करते हैं. जनरली ऑल दी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द मेंबर्स ओनली. तो जो भी एक्टिविटीज़ है वो कौन करता है? मेंबर्स ही करते हैं. दीज मेंबर आर नॉट प्रोफेशनल एक्सपर्ट. ये जो मेंबर हैं ये कोई भी प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते हैं. दे आर इनएक्सपीरियंस पर्सन. ये क्या है? उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है. द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई सैलरी टू प्रोफेशनल एंड क्वालिफाइड पीपल. जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है दे आर नॉट एबल एंड दे आर कांट अफोर्ड अ पे हाई सैलरी. कि वो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि हाई सैलरी किसी भी प्रोफेशनल और क्वालिफाइड पीपल को वो क्या करे? एम्प्लॉय करे अपनी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें हाई सैलरी पे करे. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी. So in cooperative organization there are open discussion in the meeting by the members. ठीक है, इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग में, इसके मेंबर्स जो होते हैं. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी. तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो सिक्रेसी मेंटेन रहे अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी. कि जो भी ऑपरेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसके ऑपरेशन में वो सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती. तो लैक ऑफ सिक्रेसी इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट वन इज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल. एज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट वेरियस कंसेशन. कि गवर्नमेंट क्या है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस कंसेशन मिलता है एंड बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट के थ्रू भी इसको बेनिफिट मिलता है. इन रिटर्न देयर इज़ एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन. उसके रिटर्न में गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशन उन पे पुश कर देती है एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. और कंट्रोल ही गवर्नमेंट ही करती है. इट इज़ इसेंशियल फॉर द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट. ठीक है, ये क्या है? इसेंशियल है किसी भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाए. किससे? जो भी ऑडिटर्स होते हैं, मतलब सारे उनके अकाउंट्स को वो आके चेक कराए. तो ये उनके लिए इसेंशियल हो जाता है बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड सबमिट इट अकाउंट विद द रजिस्ट्रार. और जो भी उन्होंने अकाउंट को चेक किया उस अकाउंट को वो रजिस्ट्रार के साथ सबमिट में करें. सो ऑल दीज रेगुलेशन, ये सारे रेगुलेशन क्या करते हैं? ऑल दीज रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है एंड जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको भी. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स. सो क्वाइट ऑफन द डिस्प्यूट अराइजेज अमंग द मैनेजिंग कमेटी. तो क्या है कि जो डिस्प्यूट हो जाता है वो अराइज हो जाता है डिफरेंट मैनेजिंग कमेटी के बीच में एंड मेंबर्स इन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन.
जो भी मैनेजिंग कमेटी है और जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में डिस्प्यूट्स भी अराइज हो जाता है। द मेंबर आर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से आते हैं। दे आर ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब उनकी क्या होती है, जो ओपिनियन भी होती है वो भी डिफरेंट होती है। एंड इफ़ एनी मेंबर फॉलो रिजिड एटीट्यूड, अगर कोई भी मेंबर उसमें रिजिड एटीट्यूड फॉलो करेगा, इट कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा और डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं। सो जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ द मेंबर्स स्टार्ट डोमिनेटिंग। तो जो भी सेल्फिश मोटिव होता है किसी मेंबर का, वो क्या करते हैं, डोमिनेट करने लगते हैं एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। अब जो ये मेन मोटिव कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही थी फॉर द म्यूचुअल हेल्प, वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ये सर्विस मोटिव को क्या कर जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं। टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, जो भी किस काइंड की वो एक्टिविटी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डैट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होता है, क्लासीफाई होता है। सो फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, एंड सिक्स्थ वन इज cooperative housing society. So firstly we will deal with the consumer cooperative society. So this society consists of the consumer who join together to eliminate the middleman. ठीक है, ये जो सोसाइटी होते हैं उसमें वो सारे कंज्यूमर्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें टू एलिमिनेट द मिडलमैन, जो भी मिडलमैन है, होलसेलर और रिटेलर, उनको एलिमिनेट करते हैं। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गुड्स को परचेज करती है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही परचेज करती है, एंड सेल देम टू मेंबर एट द रीजनेबल प्राइस, और रीजनेबल प्राइस पे डायरेक्टली मेंबर्स को सोल्ड आउट कर देती है। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड among all the member as dividend on capital. ठीक है, अब जो भी प्रॉफिट होता है उनका स्टोर का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो सारे मेंबर्स में एज डिविडेंड ऑन कैपिटल। जैसे कैपिटल पे डिविडेंड पे होता है उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रॉफिट, एंड बोनस इन प्रपोर्शन टू देयर परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है एज अ बोनस, वो क्या है, कितना उन्होंने परचेज किया है पूरे साल भर में, उसके अकॉर्डिंग होता है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग कंज्यूमर कोऑपरेटिव आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर फॉर्मिंग द कंज्यूमर कोऑपरेटिव आर टू इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, कि जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, एकदम नेसेसिटी गुड्स हैं, उनकी कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहे कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा ना हो कि वो सप्लाई रुक जाए। सेकेंड वन इज़ टू सप्लाई द गुड्स एट द रीजनेबल प्राइस, कि गुड्स को सप्लाई किस पे करना है, रीजनेबल प्राइस पे करना है, बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मिडिल मैन, और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है मिडिल मैन का उसको एलिमिनेट करके, क्योंकि कोई भी मिडिल मैन इसमें नहीं होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ टू सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द हाई क्वालिटी, कि जो भी गुड्स है उनका सप्लाई और सर्विसेज ऑफ द हाई क्वालिटी का उनको सप्लाई करना है। सेकेंड वन इज़ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। So the society consists of all small producers who individually find it difficult to procure the inputs and get the machinery and latest technology. जो सोसाइटी है वो किसकी कंसिस्ट होती है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें वो इंडिविजुअली फाइंड डिफ़िकल्ट होते हैं टू प्रोक्योर द इनपुट, कि वो इनपुट को अवेलेबल हो, एंड गेट द मशीनरी एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कि प्रोक्योरमेंट ईजली वो इनपुट्स रॉ मटेरियल का, मशीनरी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वो ईजिली अवेलेबल करा लें। सो दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। ठीक है, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द वन हु प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, इनपुट्स, मशीनरी सो दैट प्रोड्यूसर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन, कि वो जो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो प्रोड्यूसर है वो
बस अपने प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव क्या होता है कि वो सारे रॉ मटेरियल्स, इनपुट, मशीनरी प्रोवाइड करता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है वो बस कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्शन पे ही कॉन्सेंट्रेट किया रहे। सेकेंड होते द वन विच सेल्स द गुड्स प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और कुछ उसमें ऐसे सेलर आते हैं जिसमें विच सेल्स द गुड, जो गुड को सेल करते हैं, प्रोड्यूस बाय दीज प्रोड्यूसर, जो ये सारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किए हैं कमोडिटी। और नेक्स्ट कौन से प्रोड्यूसर ग्रुप आता है जिसमें ये लोग सारे को सेल करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर cooperative is distributed in proportion to the goods and sold by each member of the society। जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि हर एक मेंबर उस सोसाइटी का कितने गुड्स को सोल्ड आउट किया है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव का? टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, इनपुट एक्सेट्रा एट द रीजनेबल प्राइस, कि जो भी गुड्स का सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल का, इनपुट का रीजनेबल प्राइस पे करना है। टू प्रोवाइड द लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लेटेस्ट मशीनरी है उनको प्रोवाइड करना है, और न्यू टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोडक्शन के न्यू टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करना है। टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय द मेंबर्स, कि इंश्योर क्या करना है कि स्मूथली डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे गुड्स का, और गुड्स जो हैं वो ईजिली क्या हो, सोल्ड होते रहें बाय दी मेंबर्स, जो भी उसके मेंबर्स हैं। हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको हेल्प करना टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कि वो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे ही कॉन्सेंट्रेट किए रहें। Okay, now the third one is cooperative marketing society। So the cooperative marketing society consists of small producer who find it difficult to sell their product at profit। जो cooperative marketing society होते हैं उसमें वो सारे producers आते हैं who find it difficult to sell their product at profit, जो जिनको डिफ़िकल्टी होती है कि अपने प्रोडक्ट को वो सोल्ड आउट करे एट प्रॉफिट पे, जैसे इनको प्रॉफिट मिले। द आउटपुट ऑफ ऑल दी स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर, कि जो भी प्रॉफिट है, आउटपुट है, जो टोटल आउटपुट है जो प्रोड्यूस हुआ है ऑफ ऑल दी स्मॉल प्रोड्यूसर क्या है, वो एक साथ उनको ब्रॉट टुगेदर साथ कर लिया जाता है, एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस, जो उसकी प्राइस होगी उस प्राइस पे उनको सोल्ड आउट कर दिया जाता है। सच ए सोसाइटी हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, ठीक है। ऐसी सोसाइटी क्या करती है, हेल्प करती है कि बार्गेनिंग पावर को, कि लोग इजीली बार्गेन भी कर सके मार्केट में, एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर, बार्गेनिंग पावर मेंबर्स में, और कॉम्पिटिटिव एक पोजीशन भी क्रिएट करती है अमंग द मेंबर्स। इट परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, इसमें क्या है, वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं, सच एज ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, ठीक है। सारे मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेयर हाउस में रखा जाता है, मतलब बफर स्टॉक एज अ सेफ साइट रखा जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको प्रॉपरली पैकेजिंग करना, फिर ग्रेडिंग करना, मतलब एक एक टाइप के प्रोडक्ट एक साथ करना, उनको ग्रेड करना। द प्रॉफिट एंड द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, जो भी प्रॉफिट हुआ और जो भी सेल हुआ वो क्या है, वो अमंग दी जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन द कॉमन सेल्स पूल, कि जितना उन्होंने जितना नहीं बेसिकली जितना भी उनका शेयर्स था उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो है आपका, फर्स्ट वन इज टू इंश्योर अ स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर, कि क्या करना है, एक ऐसा मार्केट को प्रोवाइड करना है जहाँ पे फेवरेबल मार्केट हो, मतलब जहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किए हों उनको सोल्ड आउट करने के लिए हम जाएं तो रीजनेबल प्राइस उन प्रोडक्ट की मिले, टू इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, जो भी आउटपुट हैं जो भी प्रोड्यूस हुए हैं उनको बेस्ट प्राइस मिले,
टू प्रोवाइड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हो, पैकेजिंग की फैसिलिटी हो, विच इंडिविजुअली कैन नॉट अफोर्डेड द मेंबर, जो इंडिविजुअली कोई भी इंडिविजुअल मेंबर क्या अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो अगर मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनेगी जहाँ पे सारे जो प्रोड्यूसर हैं अपने प्रोडक्ट को एक साथ लाके उसको सोल्ड आउट करेंगे, तो वहाँ पे जो भी एक एक्स्ट्रा हर एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का, पैकेजिंग का, वो क्या हो जाएगा, वो रीजनेबल प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उसको क्या करेंगे, अब सारी फैसिलिटी नहीं होगी क्योंकि सारे का प्रोडक्ट क्या है, मर्ज हो जाएगा। टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। और क्या हो सबसे बड़ा कि ऑनेस्ट ट्रेडिंग हो, कि जो भी वेइंग हो रहा है ये नहीं कि वेइंग भी अच्छे से ना हो, मेजरिंग करने का जो ऑप्शन है, अकाउंटिंग जो अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हो वो सही ना बन रहे हो, तो ये सब के लिए ऑनेस्ट ट्रेडिंग की चांसेस होनी चाहिए। एंड टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स, कि जो भी मिडिल मैन है उनका क्या करना है, आपको उनको एलिमिनेट करना है। उनको एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्टली इट सोल्ड आउट टू द कस्टमर, वो डायरेक्टली कस्टमर को ही सोल्ड आउट होगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले होलसेलर के पास जाएगा एंड देन रिटेलर के पास जाएगा फिर कंज्यूमर के पास आएगा, तो इससे क्या हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है। इसलिए इसमें क्या करता है कि जितने भी मिडिल मैन हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट डीलिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। सो इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विथ लिमिटेड मीन्स। इसमें क्या होता है कि पीपल इतने सारे आते हैं जिसमें उनके पास लिमिटेड मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट लोन्स, जिन्हें क्या है, उन्हें डिफ़िकल्टी है कि वो लोन और क्रेडिट को ईजिली क्या कर सके, अरेंज कर सके। सो दी सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इट्स मेंबर। ये सोसाइटी क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है इसके मेंबर्स को, एंड प्रमोट हैबिट ऑफ सेविंग अमंग दी मेंबर्स। और क्या करती है, प्रमोट करती है कि डिफरेंट मेंबर्स के, कि वो लोग भी अपनी एक हैबिट को क्या करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हैबिट को, सेविंग की हैबिट को भी प्रमोट करें, जैसे वो ज़्यादा क्या करें, सेविंग करें। द फंड ऑफ दी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ, जो फंड है सोसाइटी का कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दी मेंबर्स, ठीक है। जो भी इसमें बेसिकली आपका जो भी फंड है सोसाइटी का वो क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ दी शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, जो शेयर है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स, के मेंबर्स कर रहे हैं, एंड डिपॉजिट मेड बाय द मेंबर्स, और डिपॉजिट कौन कर रहा है, मेंबर कर रहे हैं, एंड द आउटसाइडर। सो द फंड्स आर यूज फॉर गिविंग लोन्स टू द नीडी मेंबर्स ऑन ईजी टर्म्स। जो भी फंड है वो क्या है, यूज़ हो रहा है कि लोन प्रोवाइड करने के लिए टू द नीडी मेंबर्स, जो भी नीडी मेंबर्स हैं उनको ऑन द ईजी टर्म्स एंड कंडीशन, सिंपल ईजी टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय द फार्मर इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, ठीक है। जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म हो रहा है किसके, फार्मर्स से, इट इज़ नोन एज द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट cooperative formed by the urban areas are known as urban banks, and the main motive of credit cooperative organization are, देखिए जो भी क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म हो रहा है फार्मर्स के लिए तो उसको बोलेंगे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, कि रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा है, फंड प्रोवाइड हो रहा है, लोन प्रोवाइड हो रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज में फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अर्बन बैंक्स बोलेंगे। एंड द मेन मोटिव ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन मोटिव है क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स जो होते हैं ना, बेसिकली रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो लोन तो प्रोवाइड करते हैं बट उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या करना है कि जो भी प्रोटेक्ट करना है मेंबर्स के एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मनी लेंडर्स, जो भी मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं डिफरेंट पर्सन को, उनको मेंबर प्रोटेक्ट करना है। कि अगर डिफरेंट इंडिविजुअल को और पर्सन को क्या है यहाँ पे लोन मिल जाएगा,
विद द रीज़नेबल प्राइस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, तो मेंबर्स को क्या है, प्रोटेक्ट होगा कि वो लोग मनी लेंडर्स के थ्रू एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। टू इंश्योर द लोन ऑन द ईजी टर्म्स एंड द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी लोन है वो भी क्या है, ईजी टर्म्स एंड कंडीशन पे मिल जाएंगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो भी क्या होगा, लो होगा। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग्स द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं उनके में क्या करना है, हैबिट डेवलप करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सेविंग करें।